तो जी हाँ दोस्तों, बधाइयाँ 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 और ढेर सारी बधाइयाँ, और साथ में ही कहेंगे कंग्रेचुलेशन टू ऑल द लिसनर्स ऑफ द रेडियो सम्राट। जी हाँ, 77वां। अगर हम गणतंत्र दिवस की बात करें तो इस बार का गणतंत्र दिवस खासम खास ही रहा है। और क्या खासम खास रहा और क्या उतार चढ़ाव और बदलाव होते रही है, इस पर हम आज रेडियो सम्राट के प्लेटफॉर्म पर हम आप लोगों से रूबरू और बात कराएंगे कि द चेंजिंग वॉइस ऑफ पलामू और द चेंजिंग सिनेरियो ऑफ द इंडिया। हम हर मुद्दे पर खुल करके बात करने वाले बेवाक हमारे बीच में गेस्ट हैं, उनसे आज आप लोगों को हम रूबरू कराएंगे। और ये जिनके बारे में परिचय अगर हम देना चाहें तो ये वेल परिभाषित है और अपने आप में एक आइकन है, और अपनी पहचान अपने दम पर एक गांव से निकल करके और देश के पटल पर पहचान बनाई है बेवाक अंदाज में। और वो कोई और नहीं, माननीय रविंद्र तिवारी बड़का गांव से बिलोंग करते हैं। पलामू के जो गांव है बड़का गांव से ये बिलोंग करते हैं, और अभी वर्तमान में ये सदस्य सड़क सुरक्षा परिषद भारत सरकार में भी हैं, और साथ में पंचायती राज्य जो ऑल इंडिया पंचायत परिषद है उसके वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, और वाइस प्रेसिडेंट हैं, और प्रेसिडेंट झारखंड राज्य पंचायत परिषद के भी हैं। तो इनके साथ बहुत सारे पोर्टफोलियो हैं, और पोर्टफोलियो के साथ में ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये अपना ज़िंदगी लोगों के लिए और लोगों को बेहतरी के लिए अपना सौंप रखे हैं, और जहाँ ज़रूरत होती है लोगों की वहाँ पर बड़ी बेबाक अंदाज से खड़े होते हैं और निस्वार्थ भाव से खड़े होते हैं। ये इनकी पहचान है। तो ये पहचान और कैसे है, हम सर से ही ओवर टू यू सर से ही बोलेंगे कि अपना पहचान थोड़ी सी रेडियो सम्राट के श्रोतागण को दें और बताएं। और आज बधाई का संदेश भी है तो सर से हम संदेश भी लेंगे। ओवर टू यू सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी श्रोताओं को। नमस्कार, जोहार, प्रणाम। और रेडियो सम्राट में के प्लेटफॉर्म पर सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। मेरा परिचय तो आपने बता ही दिया, तो विशेष कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है जी आगे हम लोग विषय पर ही बात करें। जी जी जी। आज विषय सर कुछ हम आपसे बात करने जा रहे हैं थोड़ा सा लिक से हट करके, और फिर से कई समसामयिक विषय हैं जिस पे हम चर्चा भी करेंगे। अपने घर परिवार अपना जिला का भी बात करेंगे, और साथ में नेशनल पटल पर भी क्या उठापटक चल रही है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे, पहला क्वेश्चन ये होगा कि हम लोग जी रहे हैं 2026 में, और सब टारगेट हम लोग कहते हैं 2047 में। तो सर ये 2026 में हम लोग जी रहे हैं, और वर्तमान में हमको क्या होना चाहिए उस परिदृश्य में, इफ़ेक्टिव वर्क जो होना चाहिए उसका जिक्र करते हुए क्या 2047 तक हम कहाँ पहुँच पाएंगे, और क्या जो कह रहे हैं वो तब तक रहेंगे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है। तो इस पर सर आपका क्या कमेंट है? देखिए, कोई भी देश हो, समाज हो, क्षेत्र हो, राष्ट्र हो, संस्थान हो, सभी का एक टारगेट तो होता ही है। जी जी और अचीव करना हर कोई चाहता है। जी। तो नेशन भी जब सत्ता में बदलाव आया, स्वाभाविक है आज़ादी के बाद एक दलीय ध्रुवीय राजनीति से थोड़े बदलाव आए। बिल्कुल बिल्कुल। और जब बदलाव आए तो स्वाभाविक रूप से बहुत से बदलाव दिखे भी। जी तो उनके हिसाब से 2047 का उन्होंने टारगेट रखा कि भाई भारत विश्व गुरु या सर्वश्रेष्ठ अगर बनाना है तो हमें 2047 तक हम बनाएंगे। तो स्वाभाविक है, कोई भी सत्ता, कोई भी राज, कोई भी शासक, कोई भी शासन ही अगर देश को उतना ऊपर ले जाएगा, ये संभव नहीं होता। इसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है आम जनों की, जी। और आम जनों में भी बहुत बड़ी भूमिका होती है शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले संस्थानों की, शिक्षकों की, वैज्ञानिकों की, और जो रिसर्च के सेक्टर में जो काम करते हैं, डेवलपमेंट के सेक्टर में काम करते हैं, निर्माण के सेक्टर में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में काम करते हैं। ये सारा सिस्टम जब मिल करके करता है तब कोई देश, कोई नेशन, कोई समाज आगे बढ़ता है जी। अब इसमें अनेक कुछ चुनौतियाँ भी आती हैं, स्वाभाविक है, आएंगे भी। अब इसमें क्या बाधा आएंगे, कहाँ तक हम पहुँचेंगे, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन हम कह सकते हैं कि 12वें से अगर चौथे स्थान पर हम आए जी 10 वर्षों में, 11 वर्षों में,
तो ये टारगेट तो मुझे लगता है कि तब तो 2047 से पहले अचीव हो जाना चाहिए, जी जी जी। लेकिन कहीं फिसल न जाए यह भी खतरा होता है। खतरा का देखते हुए टारगेट फिक्स किया गया। जी जी, तो ये सर थोड़ी सी और एक क्वेश्चन है जो लोगों में चुभते रहता है, और अक्सर कहीं चाय पर अगर बैठ गए हैं तो लोग बात भी करते हैं कि सर यहाँ जब से स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, बहुत सारी योजनाएं चले हैं और जिसमें बदलाव भी युवा वर्ग में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन सर ये जो बदलाव का जो प्रक्रिया है, कहा जाता है कि भारत में 2 बंधु बेच रहे हैं और 2 बंदूक खरीद रहे हैं। सर ये जो वाक्या हम लोग सुनते हैं, आप लोग भी सुनते होंगे। सुनते नहीं है, देखते हैं, महसूस हाँ, करते तो हैं, महसूस ऐसा करते थोड़ी हैं। है, तो सर एकदम देखते इसमें हैं। जो है कि 2 बंधु को जितना कुछ दिया गया, शायद उतना अगर ये भारत के जनता के बीच लेकर के स्टार्टअप स्टैंड अप इंडिया पर अगर कोई प्लान होती तो कुछ और देखने को मिलता। इस बात से सर कितना सहमत है? देखिए, इसमें हमें देखना ये पड़ेगा कि भारत का हमें स्ट्रक्चर को खुद से देखना पड़ेगा। तो भारत का स्ट्रक्चर जो है वसुधैव कुटुंबकम का शुरू से रहा है। जी जी जी। और इसका जो सोशल स्ट्रक्चर है, इसमें सारे लोगों के काम बटे हुए हैं और सबों का उसमें भूमिका भी है, योगदान भी है। लेकिन जब आप व्यवस्था में बदलाव आता है जी जी तो ये बदलाव अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के हिसाब से हुए। भारतवर्ष का ये व्यापारिक दृष्टिकोण है ही नहीं जी जो अभी चल रहा है। जी जैसे हमारे यहाँ पूंजीवादी व्यवस्था के हम पोषक नहीं है, यह सामाजिक सरोकारों पर बात करता सोशलिस्ट है। पैटर्न का इकोनॉमी तो सर परिभाषित है, लेकिन कहीं ना कहीं देखने को मिल जा रहा है कैपिटलिस्ट। नहीं, वो होगा ना। मैं अभी क्या बोला, जी, जी। जैसे ही हम जब इकोनॉमी के लड़ाई में जब फंस जाते हैं तो ये समस्या आएगी। जैसे अभी हम अब कहने को तो अभी हम लोग बात किए जी भाई, वर्ल्ड में हम जिस समय मोदी जी 2014 में आए थे तो 12वां इकोनॉमी था भारतवर्ष, अभी 4था इकोनॉमी हो गया, तो काफ़ी छलांग है। लेकिन इसका जो स्याह पक्ष है जी जी, वह यह है वही सर जानना कि चाहता हूं। आखिर उसमें बढ़ा किसका। बढ़ा किसका, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है जब कि बढ़ा ये खतरे की ओर जब हम देखते हैं किसका। तो बढ़ने वालों की संख्या बहुत लिमिटेड है लिमिटेड है। और ये बहुत खतरनाक सूचकांक है। जी, ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर तो नहीं जा भारत रहे हैं। नहीं जा नहीं रहे हैं। अगर आपको पूंजीवादी व्यवस्था बढ़ेगी जी जी तो ईस्ट इंडिया कंपनी, भले कुछ और नाम था, आज कोई और नाम होगा, जी जी जी, नाम भले बदलेगा लेकिन सिस्टम तो वही रहेगा। सिस्टम तो वही रहेगा। और यही इसका सबसे विकृत चेहरा है। और इसीलिए आपको मैं बता रहा हूँ, अभी जो व्यवस्था चल रही है उस वह भारतीय जनता पार्टी या वर्तमान जो भी सरकार चल रही है उसका आर्थिक नीति है ही नहीं, उससे उल्टा है। जी, अब उल्टा क्यों है? तो इनको लगता है कि वर्ल्ड के कंपटीशन में अगर हमको compete करना है तो हमको इस सिस्टम को पकड़ना होगा। जी लेकिन भारत का और भारतीय जनता पार्टी का जो थॉट है, जो सोच है, जो थिंकिंग है, वह दुनिया से नहीं चलती। उसका कहना है कि मेरे हिसाब से दुनिया चलेगी, जी हम दुनिया के हिसाब से नहीं चलेंगे। अब आज के दौर में दुनिया के हिसाब से हम चलने का कोशिश करने लगे तो देखने में तो ये जरूर निश्चित रूप से विकास दिखता है, लेकिन इसका भी बहुत स्याह चेहरे हैं जी, जो वही आने सियाह वाले चेहरा पे समय बात में। कर रहे हैं सर कि अभी भी 80 करोड़ जनता वो 5 किलो अनाज राशन लेने पे मजबूर रहते हैं। तो ये तो जो आप बोल रहे हैं उसको प्रूफ भी कर दे रहा है कि कुछ लोगों को तो डेवलपमेंट बहुत टॉप लेवल पे हुई है, लेकिन मेजॉरिटी की बात हो जाती है तो वो कहीं ना कहीं विकास के रफ्तार से छूटते जा रहे हैं। उसके लिए हमें लगता है कि कुछ ठोस कदम, क्योंकि पार्टी है, पार्टी में अच्छे पॉलिसी पर बहुत कुछ चेंज आई है, बहुत सकारात्मक चेंज आई है। तो हम लोग अपेक्षा, और लोग भी अपेक्षा कर रहे हैं कि जो पीछे जो हम लोग को चल रही थी शायद उसको हम लोग चेंज करके एक नए पैटर्न पे आ रहे हैं। और इस नए पैटर्न पर इसमें भी आपको देखना होगा जी कि बदलाव किसी सरकार के बस का चीज होती नहीं है। और बदलाव के लिए आमूल चूल जब तक बदलाव नहीं होता है उसका प्रभाव नहीं दिखता। भारत की संस्कृति में जो चीज़ें थी और आज जो व्यवहार में है वो बहुत फर्क है। फर्क क्या है? जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर हम 5 किलो अनाज पर 80 करोड़ लोगों को, सरकार भी कहती है कि भाई 80 करोड़ लोगों को हम अनाज दे रहे हैं,
एक तरफ यही सरकार कहती है, इसका रिकॉर्ड कहता है कि हमारे पास 3 साल तक खिलाने का सरप्लस अनाज है। जी, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि भूखमरी भी है, इतने लोग कमजोर भी हैं। भूखमरी भी है। अभी दोनों बड़ा परस्पर विरोधाभासी एकदम बात है, 36 का contradictory बात आंकड़ा है दोनों। 36 का आंकड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी या तो आप ये झूठ बोल रहे हो कि हमारे पास स्टॉक है, या तो ये झूठ बोल रहे हो कि हमारे पास भूखमरी है। जी, दोनों में से कोई तो झूठ है, गलत है। अभी क्यों है? इसलिए है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे विकृत स्वरूप है कि बातें हकीकत कुछ होती हैं, बताई कुछ और जाती जी हैं। जी जी बिल्कुल। अब विकास अगर हम किए हैं और रियल में सबों की आमदनी अगर बढ़ी है, तो हमें 5 किलो फ्री अनाज इतने लोगों को देने की जरूरत क्या है? नहीं, बढ़ी तो है सर, गाड़ी पे रोड पे चलने से तो ये तो दिखता है कि आज गाड़ी का कौन मॉडल है जो छोटे से शहर से लेके बड़े शहरों में नहीं चल रही है। तो ये तो लगता है कि इकोनॉमिक कंडीशन लोगों की काफ़ी सुधार हुई है। और हमें लगता है सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि 20,000 का मोबाइल वाला भी लाइन में लग करके 5 किलो हाँ, चावल दे रहे हैं। देखिए, जब आप 80 करोड़ जैसे ही देने की बात करते हो, जी जी तो स्वाभाविक है कि 80 करोड़ लोग तो भुखमरी में नहीं है भाई। जी बिल्कुल सर। मुश्किल से 7-8 करोड़ की आबादी है। आप उसको 80 करोड़ तक इसलिए लाते हो कि इसी बहाने वो आपका वोटर बनता है, लेकिन इसका जो दुष्प्रभाव है वो पड़ता है। बिल्कुल। अब दुष्प्रभाव भी पड़ेगा। अब मान लीजिए जो किसान एक तरफ जो पैदा कर रहा है अनाज, उसको हम कीमत नहीं दे पा रहे हैं जी, मार्केट में, उसी का अनाज प्राइवेट कंपनियां ले जाती हैं पैकिंग करके, पैकेट करके, उससे 20 रुपया औने पौने में खरीद करके 100 रुपया बेच देती है, बिक जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो 80 रुपया कमा लेता है, लेकिन किसान को सीधे तौर पर 30-35 रुपया दे नहीं पाते हो आप। तो ये सब जो विकृति है, आज तो जैसे हमको याद पड़ता है जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विनिमय संधि जब हस्ताक्षर हुआ जी, और पार्लियामेंट में जब सरकार पूरे विश्व के बाजार के लिए खोला, तो उस समय जब सदन में बहस चल रही थी, तो हमारे पुराने नेता हुआ करते थे आदरणीय बलराज मधोक जी। ओके। तो उन्होंने उस समय अटल जी को बहुत बुरा भला कहा कि आपने देश बेच दिया, सिद्धांत बेच दिया, आपने दुनिया के लिए बाजार खोल करके देश के साथ गद्दारी किया, धोखा किया। हम उसके गवाह रहे, मेरे सामने की बात है। तो उस समय अटल जी ने एक बात कहा था जो अब हम लोगों को समझ में आता है। कहा था कि देखिए मधोक जी, आप जो बोल रहे हैं हमें भली भांति पता है जी, हम भी महसूस करते हैं कि अभी जो हम पॉलिसी ला रहे हैं इसके आने वाले समय में गलत प्रभाव भी पड़ेंगे जी, और इसका हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। लेकिन आज की वर्तमान स्थिति यह है कि हमारे 60-65 करोड़ की आबादी, उस समय 60-65 करोड़ ही आबादी थी 96-97 में, की आबादी में से 60% लोग दोनों टाइम भोजन नहीं करते हैं। और हमारे पास खेत की कमी नहीं है, मेहनत कश मजदूर की कमी नहीं है, लेकिन उत्पादन कम है। क्यों? क्योंकि हमारा जो बीज है देसी, वह उत्पादन में उतना नहीं दे पाता है, दर नहीं दे पाता है। तो हमें इसके लिए अगर हम उत्पादन नहीं बढ़ाएंगे तो जनता अगर आज ही मर जाएगी तो कल कौन देखेगा? कल कौन देखेगा? इसलिए आज पहले हमें उसको प्रायोरिटी से बचाना है, फिर आगे का जो संतति आएगा वो इसका देखेगा। तो उसका नतीजा हमने देखा कि भारत में कोविड ऐसा महामारी में भी जो पहले अकाल के नाम पर भूखाड़ सुखाड़ भूखाड़ भूखे मरता था लोग, गांव के गांव लोग कहते हैं, लोग कहानियों में बताते हैं कि भूख से मर जाते थे। वो इतना बड़ा कोविड महामारी में भी भारत में कोई भूखे नहीं मरा, अनाज की कमी नहीं हुई। लॉकडाउन होने के बाद भी कोई फर्क क्यों नहीं हुई? इसलिए कि इतना उत्पादन बढ़ गया कि यहाँ पर गोदाम खाली, कौन कहे कि गोदाम में इतना जगह नहीं रहा कि अनाज रखेगा कैसे, जबकि रेट इतना कम है, किसानों को रेट भी नहीं मिल रहा है। ये क्यों हुआ? इसलिए कि उत्पादन बढ़ा। तो उत्पादन बढ़ा ये तो सही रहा, लेकिन इसका जो दुष्प्रभाव हुआ वह अब यह है कि अब हम लोग भी जब जाते हैं मार्केट में तो देसी खीरा, देसी ककड़ी, देसी बैगन, देसी टमाटर, देसी मटर, आपको कुछ भी देसी नहीं दिख रहा है, सारा का सारा हाइब्रिड है। वैरायटी है। नतीजा ये है कि वह टेस्ट जब हमें याद आता है जब हम लोग
नमक और चावल और माड़ खाते थे साथ तो में आलू उसका जो मछली। टेस्ट था जी जी, क्या गजब का था। अब कहाँ मिलता है भाई। वो लाल वाला राइस तो लगता है कि तो खत्म हो गया है। अब तो अब उत्पादन भले बढ़ा जी जी लेकिन क्वालिटी घटी, उसका जो एनर्जेटिक कैपेसिटी थी जी जी, वो घटी, उसमें जो विटामिन था, जो टॉनिक था, वो सब चीज़ें खत्म हुई। तो दोनों चीज़ें मिलती नहीं है। उसी तरह से जब पूंजीवाद बढ़ा तो पूंजी वालों का पूंजी तो बढ़ा, जी बैंक का फ्लो बढ़ा, जी जी, लोगों के लाइफ स्टाइल भी बढ़े। लेकिन आज आपको एक घटना मैं बताऊंगा तो आप समझिएगा इस विकास का मतलब। जी जी जी, रियल में चूंकि हम आप सब इससे प्रभावित हैं, सब कुछ जानता है। हम्म, आज परिश्रम करने वाला जितना भी काम है जिसे हम मजदूरी कहते हैं, जी, वो करने वाले लोगों की संख्या इतनी कम हो गई घट गई। कि अब आपको मजदूर खोजना ढूंढना भी अपने आप में बहुत दुरूह काम हो गया, आसान नहीं है। और अगर मिलता भी है तो महीने में 2, 4, 5, 10 दिन से ज़्यादा काम करने के लिए तैयार नहीं होता है जो मेहनत वाला है। क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है कि उसको मुफ्त का अनाज, मुफ्त का सब्सिडी का फलाना फलाना फलाना, यहाँ तक कि नगद नारायण तक के भी मिल जा रहा सेंटर है। से ये मिल रहा है, स्टेट से 2000 और 2000 ये रुपया भी जो कर रहा है मजदूरी जी कुछ दिन भी, वो इसलिए नहीं कर रहा है कि वो आपका काम करना चाहता है या आपने करना चाहता है। वो इसलिए करता है कि वो लोग बहुत से यही गाड़ी घोड़ा टीवी सीवी फोन वोन लेने के चक्कर में लोन ले लेता है। लोन ले उसको किस्त अब वो लोन के किस्त भरने के चलते काम करता है। अगर लोन ना हो, किस्त ना हो तो शायद हमें लगता है काम करने वाले लोग मिलेंगे ही नहीं। खाएंगे ये और है। खाएंगे। ये तो सर ऊपर से ही है, खाना मिल ही रहा है, इधर से स्टेट से भी कुछ पैसा कैसा जा रही है। भाई वही तो मैं बोल रहा हूँ, तो अगर फिर ये काम किस्त की हो तरह। और इनका जब हम लोग, चूंकि हमारे पास लोग आता है जी जी, तो ये जितना भी है, कहने को तो है कि भारत सरकार चलाई है भाई, तो ग्रुप बनता है, उससे लोगों को फायदा मिलता है, कम ब्याज पर उन लोगों को ऋण मिलता है। लेकिन ईमानदारी से जब आप गांव में जाइएगा तो कोई सरकारी बैंक किसी ग्रुप को 1 रुपया भी नहीं दे रहा है। जी पहले जो साहूकार लूटते थे, सेठ लूटते थे, व्यवसायी लूटते थे, जिसको लोग बोलता था कि मनी सेठ लेंडर। लूटता है, जी जी, आज जो है सो तथाकथित बैंक, प्राइवेट बैंक चलाने वाले लोग जो है वो लोग लूट रहे हैं। जैसे उसी का थोड़ा सा पॉलिश्ड फॉर्म है। मैं 7,000, 8,000, 10,000 रुपया उन लोग को लोन देता है, अब 15, 16,000 साल 2 साल के अंदर में वसूल लेता है। अब इतना कड़ाई से जाके वसूलता है कि अगर 2 तारीख का किस्त अगर 2 तक नहीं गया तो दरवाजे पर पहुंच के बेइज्जत करने लगता है। ये तो अनेकों मामला हम लोग देखे हैं। ऊपर में काम लगा है ना। अब ये देखते हैं कि जो इसका ठेकेदार है एकदम बैठ जाता है, सर बृहस्पति को उसको किस्ती भरना है, चाहिए तो चाहिए। मतलब ये बहुत ही है, जो कह रहे हैं कि कड़ाई ना सुपर कड़ाई है, दरोगा से भी स्ट्रॉन्ग कड़ाई से वसूली आप की है। बताइए, ये दोनों बात है। एक तरफ तो सरकारें कहती हैं, सारे लोग कहते हैं कि हम इनको फ्री कर रहे हैं, मजबूत कर रहा है, स्ट्रॉन्ग कर रहा है। दूसरे तरफ छोटे छोटे 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 रुपया दिलवा करके दे करके वो लोग लुटवा रहा है। और वो लोग थोड़ा बहुत मेहनत कर रहा है तो उसी के चक्कर में कर रहा है। जी अभी मोबाइल बढ़ना, मोटरसाइकिल बढ़ना, पेट्रोल बढ़ना, अभी हम लोग देख भी रहे हैं कि भाई ये विकास का कारण है, लेकिन विकास है कि विनाश है कि कहाँ जा रहा है, अब ये एक अलग विषय है। इस पर हम लोग चर्चा करें थी और गंभीर विषय है। हाँ, ये जो थोड़ी सी आपने बात बोले कि खेती में जब किसान कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर मूल्य नहीं मिल रही है। सर यहाँ के सरकार, और सरकार चाहे स्टेट का हो चाहे सेंटर का हो, उनको एक चीज़ लगता है कि MNC जिसको हम लोग कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ आती है और प्रोसेसिंग प्लांट लगा देती है। एक वो आलू को काट करके 10 रुपया 20 रुपया में वो चिप्सवा के डब्बा में डाल करके बेच देते हैं। तो उसका जो मार्जिन मिलता है वो कंपनी को चला गया, बहुराष्ट्रीय कंपनी को। लेकिन सर किसान को मिला नहीं। तो ये सरकार को इस गैप को भरने के लिए भी एक मतलब ऐसा प्रयास होना चाहिए कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बहुत प्रॉपर ढंग से चलता तो खास कर काफ़ी फायदा होता इस लोगों को। विषय पर चूंकि MSME कुछ दिन तक हमारे बॉस गडकरी साहब के पास भी था, जी जी, तो हम लोगों ने उस सेक्टर में काफ़ी कोशिशें किया और महसूस किया कि क्या हो सकता है। जी तो अनेकों सरकारी योजनाएं हैं जो कागजों में कहती हैं कि हम आम लोगों को, किसानों को ये सब्सिडी देंगे, इतना रुपया देंगे, फलाना देंगे। लेकिन सच्चाई तथ्य इससे सर्वथा उलट है। उलट यह है कि आज भी बैंकों पर कब्जा कंपनियों का ही है।
हमारे आपके ऐसे बाकी जितने भी नागरिक हैं वो बैंक में पैसा भले जमा करते हैं, जी लेकिन अगर उनको आपका अगर 50 लाख के भी ट्रांजैक्शन है और अगर आप 10 लाख रुपया लोन उससे मांगिए तो बैंक आपको नहीं देगा। हाँ, डॉक्यूमेंट पे डॉक्यूमेंट और दूसरा जो कंपनी है उसके पास 5 रुपया का नहीं है, लेकिन वो कागज बना करके प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में सैकड़ों करोड़ नहीं हजारों करोड़ रुपया लेता है, भले वो रिटर्न करे या ना करे। और इस पर हम लोग काफ़ी कुछ किए, बावजूद इसके हम लोग मैंने मुश्किल से 3 से 5% हम लोग उसमें आगे ला पाए थे, बहुत दबाव देने के बाद भी। अब क्यों, जब उसके तह में हम लोग घुसे तो हम लोग उसको जो पता किए, बड़ी कंपनियां क्या है कि हर जगह बैंकों पर कब्जा करके वो अपने साधन सुविधा दे करके सारा सिस्टम को हाईजैक कर लेते हैं। पैसा तो होता है आम लोगों का, लेकिन इस्तेमाल उसका वो लोग करते हैं। अब अगर ये प्लांट, अगर जैसे अभी हम लोग मान लीजिए बालू मास में देखिए हम लोग का एरिया है, जी जी, तो वहाँ पर अभी सैकड़ों टन टमाटर ऐसे ही फेंका रहता है। और अब जो व्यापारी आता है तो देखता है कि ज़्यादा माल निकल गया तो 8 आना किलो 1 रुपया किलो ठोंचा के हिसाब से लेता है कि भाई इतने पैसा देंगे। हम लोग बार बार कहे, कोशिश किए कि भाई अगर 4 5 2 4 अगर आप कोल्ड स्टोरेज स्टेबल कर दो तो सब्सिडी की बात कर दो तो 2 महीना बाद में बेच लेगा। अगर एगो गाड़ी दे दो लोग को एसी तो ले जा करके मद्रास बेच लेगा, बंगाल बेच लेगा, बनारस बेच लेगा, जहाँ रेट होगा वहाँ बेच लेगा। लेकिन इस सब प्रोजेक्ट पर कोई पैसा नहीं देता है। हमने काफी यही हो जाती है कि जो और आम लोग भी इसमें कोशिश नहीं करता है। जैसे छोटे छोटे ही मामला है तो 10 20 50 किसान मिल करके एक मान लीजिए सोसाइटी बना ली है और उसको बना करके सब मिल करके माल उठा करके जहाँ मार्केट में रेट है वहाँ बेचे ले जाए। किसान भी इस मामले में अभी तक खड़ा नहीं हो पाया है, लेकिन आने वाले समय में जरूरत ही आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो मुझे लगता है जिस तरह का कम्पिटिटिव मार्केट बन रहा है निश्चित रूप से लोग आगे आएगा जी। और आज के डेट में तो सर दोनों चिप्स की ज़रूरत है, पोटैटो चिप्स भी है और सिलिकॉन चिप्स भी है। तो जहाँ मैंने अभी जो बार बार कहा जा रहा है कि हम लोग अब स्वावलंबी हो गए हैं, सेल्फ रिलायंट हो गए हैं, खासकर इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बनाने में, क्योंकि सिलिकॉन बेस्ड जो चिप्स होती है उसके लिए हाईटेक की ज़रूरत होती है। और कुछ देशों को स्पेशली कब्जा है, चाहे वो यूरोपियन कंट्री हो या आप नॉर्वे जैसे कंट्री बोले, या अब हम लोग अमेरिकन वाला कंट्री या चाइना, तो खैर इसमें लीडर है ही है। लेकिन हम लोगों ने भी और युवा वर्ग ने इसमें काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। तो ये चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स पे भी काम हो रही है। और इलेक्ट्रॉनिक चिप्स का तो प्रोजेक्ट सब मिल रहा है, लेकिन एग्रीकल्चरल में जो आपने बोले इसमें बाधा तो है सर, अच्छा खासा बाधा है, क्योंकि इसमें बैंक आगे नहीं आती है और कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट धरे के धरे रह जाता है और साधारण आदमी की हिम्मत नहीं होता है कि हम कुछ स्टैंड अप ले थोड़ा सा कैपिटल के साथ। नहीं, इसमें एक चीज़ और है जो हम लोग महसूस करते हैं, मानसिकता की भी बात है। ऐसा होता क्या है कि जब टीवी विज्ञापन और सोशल मीडिया के माध्यम से जब लोगों का मेंटलिटी ही बदल दिया जाता है, सोच ही बदल दिया जाता है। जैसे हम लोग ऐसे अभी खुला चीनी लेने जाइए जी तो 40-42 रुपये किलो मिल जाता है। वही चीनी हर दुकान में आप जाइए तो प्लास्टिक में आधा किलो 1 किलो 250 ग्राम का पैक करके रखता है। वो जैसी खरीदे तो 60 रुपया किलो हो गया, छोटे पैकिंग में आइए तो 80 रुपया किलो हो गया, उससे छोटे पैकिंग में आइए तो 100 रुपये किलो हो गया। अब दुकानदार भी तोलने का जहमत नहीं रखता है, अब कस्टमर भी सीधा पैकेट उठा के रख लेता है। अब चीनी नहीं, दाल, जो दाल 80 रुपये किलो है चना का 60 रुपये किलो है, वो पैकिंग में जिस प्लास्टिक में उसको पैक कर दिया 120 रुपये बिक जा रहा है, 150 के बिक जा रहा है। अब खरीदने वाला भी वहीं पर खुला भी है, उसको खुला जिसी पे देगा कहेगा कि खुला नहीं हुआ वाला तो पैकेट। तो नतीजा ये हुआ कि इसका बेनिफिट जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियां उठा रही हैं। जो चावल अब किसान बेच रहा है 16 रुपये किलो धान वहां से उठा रहा है, अब वो अगर कुटवा करके ले जाए चावल बेचने तो 28 से 30 का नहीं बिकेगा, लेकिन वही धान वही चावल पैक करके रिलायंस ऐसे बड़े बड़े मॉल में 60 रुपया 80 रुपया 100 रुपया किलो बिक जा रहा है। यानी अब फिर भी मॉल में भीड़ लगा रहा है। माइंडसेट की बात है जो कि काफी बदलाव किया है। इस पर स्थानीय लोकल अपने लोगों को इस पर सोचने की जरूरत पड़ेगी। तो ये वाली जो बात है रही है, तो सर एक मुद्दे पे तो हम लोग बात किए, और आगे बात बढ़ाने से पहले अभी हम आपको एक देशभक्ति गाने सुनवाते हैं सर शॉर्ट में ही, और उसके बाद हम फिर आते हैं। एक नया चर्चित विषय है
जिस पे आपसे बात करेंगे।